हेलो एस्पेरेंट्स, मैं हूं मयंक और आप देख रहे हैं प्रोफेसर डायरी चैनल। आज का वीडियो सल्तनत काल से संबंधित क्वेश्चंस का ये लास्ट पार्ट है। इससे पहले 3 वीडियो पब्लिश हो चुके हैं, एक थ्योरी का था, 2 पार्ट 1 पार्ट 2 के नाम से क्वेश्चंस के वीडियो रहे हैं। तो ये आपका लास्ट पार्ट रहेगा जिसमें सल्तनत काल के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाएगा। इसमें लूसेंट के जो 160 क्वेश्चंस पहले 2 वीडियो में हो चुके हैं उसके बाद से स्टार्ट करेंगे, और इसके साथ साथ घटना चक्र पूर्वावलोकन का जो पॉइंटर है उसको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 161। क्वेश्चन नंबर 161 है कि दक्षिणी अभियान के क्रम में किसने मालिक कफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा प्रदान किया। मलिक कफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया था। तो यानी मलिक कफूर को किसने कोहिनूर का हीरा दिया था? ऑप्शन ए था रामचंद्र, बी है प्रताप रुद्रदेव, सी है बीर बल्लाल, और डी है आपका बीर पांड्या। ठीक है, बीर पांड्या मदुरई यानी मावर का शासक था, जबकि बीर बल्लाल ये द्वार समुद्र का शासक रहा है। प्रताप रुद्रदेव बारंगल का शासक था, जबकि रामचंद्र ये देवगिरी का शासक था। ठीक है, तो इनमें से किसने मलिक कफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा भेंट किया था? तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका प्रताप रुद्रदेव। ठीक है, यानी बारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव ने मलिक कफूर को कोहिनूर हीरा भेंट किया था, और मलिक कफूर ने यह हीरा अपने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, प्रताप रुद्रदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 162। किसने कहा था कि मैं ऐसे आदेश देता हूँ जो राज के लिए हितकर है, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं। ठीक है, तो ये कथन किसका है? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन या इल्तुतमिश। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर फिर से रहने वाला है अलाउद्दीन खिलजी। यानी अलाउद्दीन खिलजी और कभी भी उलेमाओं की बनी नहीं। ठीक है, उलेमा और खिलजी के बीच में जो उसके विचारों का संघर्ष चलता रहा। एक बार अलाउद्दीन खिलजी एक नया धर्म लेके आ रहा था जिसका उलेमाओं ने विरोध किया, तो वो नया धर्म नहीं बना पाया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी शरीयत के बहुत सारे नियमों को फॉलो नहीं करता था। वो बोलता था कि मैं ऐसे आदेश देता हूँ जो राज के लिए हितकर है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं। तो ये कथन अलाउद्दीन खिलजी का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 163। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया था? ये विश्व विजय करने की योजना पे निकलने वाला था, लेकिन किसके कहने पर सिकंदर महान ने ये विश्व विजय की? सिकंदर महान के समान अलाउद्दीन खिलजी की जो विश्व विजय यात्रा थी वो त्याग दी गई। ऑप्शन ए है अलाउल मुल्क, बी है अमीर खुसरो, सी है काजी मुगीशुद्दीन, या डी है फखरुद्दीन। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर रहेगा अलाउल मुल्क। ठीक है, यानी अलाउल मुल्क के कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने विश्व विजय की जो योजना बना रखी थी उसको त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 164। तो 164 क्वेश्चन है कि किसने 4 अध्यादेश यानी 4 ऑर्डिनेंस पारित किए? पहला ऑर्डिनेंस जब्ती से रिलेटेड था, सेकंड गुप्तचर बडाली का था, तीसरा था दिल्ली में मद्य निषेध कराया जाए, और चौथा था अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी लगाई जाए। तो ये 4 ऑर्डिनेंस किसने जारी किए थे? ऑप्शन ए बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश ने, या मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, यानी अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में 4 ऑर्डिनेंस पारित किए। पहला था जब्ती से रिलेटेड, दूसरा गुप्तचर प्रणाली का गठन करने से संबंधित था, तीसरा था दिल्ली में मद्य निषेध कराया जाए, शराबबंदी कराई जाए, और चौथा था अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी लगाई जाए ताकि उनके खिलाफ कोई अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ कोई विद्रोह पैदा ना कर सके या षड्यंत्र ना कर सके। ठीक है, तो ये 4 ऑर्डिनेंस अलाउद्दीन खिलजी ने पारित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 165। किस सुल्तान किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियासत या वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की थी? ऑप्शन ए दे रखा है आपका अलाउद्दीन खिलजी, बी है मोहम्मद बिन तुगलक, सी है गैसुद्दीन तुगलक, या डी है आपका फिरोज शाह तुगलक। तो इन 4 शासकों में से किसने एक नया मंत्रालय बनाया था, एक नया विभाग बनाया दीवानी रियासत, जो एक्चुअली आज का वाणिज्य मंत्रालय की तरह था? तो ये चारों में से किसने बनाया? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान रियासत नाम से एक नया मंत्रालय बनाया जिससे आज वाणिज्य मंत्रालय की तरह समझा जा सकता है। तो इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 166।
किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग यानी घोड़ों पर दाग अर्थात चिन्ह लगाना एवं होलिया सैनिकों के पहचान के लिए उनका होलिये का विवरण लिखना, तो ये किसने अपनी सेना में जितने भी घोड़े थे उन पर दाग लगवाया था, और जितने भी उसके सेना के सैनिक थे उनका होलिया लिखवाया था, तो ताकि वो आसानी से पहचाने जा सकें, किसी और जगह के सैनिक उसकी सेना में आके शामिल ना हो जाएं और षड्यंत्र ना करें। तो ये सिस्टम किसने स्टार्ट किया था? ऑप्शन ए बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश ने या सिकंदर लोदी ने। तो यहाँ पर फिर से करेक्ट आंसर इसका रहने वाला है अलाउद्दीन खिलजी, यानी होलिया और दाग प्रथा ये अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट की थी। ठीक है, दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, दाग प्रथा, होलिया प्रथा, ये सभी चीज़ें अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 167। क्वेश्चन नंबर 167 है कि किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन दान देने की प्रथा चलाई? यानी पहले जो भू अनुदान होता था कि जो भी सैनिक हैं उनका जो कमांडर होता है उसको एक ज़मीन दे दी जाती थी, और ज़मीन से जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था उसका मेजर पोर्शन वो कमांडर अपनी सेना पे खर्च करता, और उसका कुछ पोर्शन आपकी जो शासक होता था उसको जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, सॉरी मैंने इसका आंसर इसी में बता दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, उसने परमानेंट आर्मी रखी। परमानेंट आर्मी का कॉन्सेप्ट यानी अपने पास अपनी आर्मी रखेगा परमानेंट पूरी तरीके से, उसी के लिए काम करेगी अलाउद्दीन खिलजी के लिए, वो किसी परमानेंट कमांडर के लिए काम नहीं करेगी। और उसके लिए वो क्या करेगा कि ज़मीन नहीं देगा, उसको सीधा नगद वेतन देगा, कैश में उन्हें पैसा दिया जाता था। ठीक है, ताकि वो जब भी ज़रूरत हो वो सीधा अलाउद्दीन के कंट्रोल में रहें। तो यहाँ पे इसका 167 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए यानी अलाउद्दीन खिलजी ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 168। यक अस्पा, एक घोड़े वाला सैनिक, दो अस्पा, दो घोड़े वाला सैनिक प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? यानी एक घोड़े वाले सैनिक को यक अस्पा कहा जाता था और दो घोड़े वाले सैनिक को दो अस्पा कहा जाता था। तो इस प्रथा का प्रारंभ किसने किया है? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, या इनमें से किसी ने नहीं। तो 168 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है फिर से अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, यक अस्पा, दो अस्पा, ये दो प्रथाएं थीं, ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 169। अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन पहला दे रखा है कि भूमि अनुदानों की समाप्ति कर दी थी। सेकंड, मुकदमों, खुतों व चौधरियों, यानी जो भूमि के जो ज़मीन दी जाती थी उनके जो एक लैंड होल्डर्स होते थे उस समय, यानी बीच में जो शासक और किसानों के बीच में जो लैंड होल्डर्स होते थे, जिसे मुकद्दम कहा जाता था, खुद कहा जाता था या चौधरी कहा जाता था। मोरलैंड के शब्दों में जो मध्यस्थ वर्ग था उसके विशेषाधिकारों की समाप्ति कर दी थी एवं दीवाने मुस्तक राज की स्थापना की थी। तीसरा है कि बिस्वा के आधार पर भूमि की पैमाइश कराकर सकल उत्पाद का 50% खराज के रूप में यानी लैंड रेवेन्यू के रूप में जो भू राजस्व निर्धारित किया था। चौथा था जकात, जजिया, खुम्स या जिसे गनीमा भी कहा जाता था, इसकी नई दर या नई स्लैब्स टैक्स रेट निर्धारित की थी। तो ये चार कथन हैं, तो इनमें से आपको बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में कौन से कथन सही हैं। पहला दे रखा है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, बी दे रखा है चारों सही है, सी दे रखा है फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ सही है, और डी दे रखा है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सही है। तो यहाँ पर 169 का भी करेक्ट आंसर फिर से ऑप्शन बी यानी सभी कथन अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सही है। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने जो पहले भूमि अनुदान की प्रथा चलती थी कि ज़मीन दे दी जाती थी मध्यस्थ वर्ग को और अपने सैनिकों के लिए, वो चीज़ें हटा दी अलाउद्दीन खिलजी ने। अब भूमि सारी अपने पास रखी थी और जो भी सैनिक होते थे उन्हें परमानेंट कर दिया था, उन्हें नगद वेतन दिया जाता था। सेकंड, जो मुकद्दम थे, खुद थे या चौधरी थे, जो मॉरलैंड कहता है इन सभी वर्ग को मध्यस्थ वर्ग, ठीक है, जो किसानों और शासकों के बीच में एक मध्यस्थता कराते थे और उन यानी किसानों से लैंड बस टैक्स वसूलते थे और शासक को देते थे। तो इन सभी के विशेषाधिकारों का ख़त्म कर दिया था, खात्मा कर दिया था। ठीक है, मुकद्दम, खुतों और चौधरियों की पावर्स को छीन लिया था और एक नया विभाग बनाया था जिसका नाम था दीवाने मुस्तक राज। ये भी कथन आपका अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सही है। तीसरा है बिस्वा के आधार पर भूमि की पैमाइश कराई थी, और
पहली बार ऐसा किसी सुल्तान ने किया था कि किसी भी ज़मीन को पहले नापेगा और उसके हिसाब से, यानी बिस्व जो जितने भी बिस्वा ज़मीन है उसके हिसाब से उससे टैक्स वसूलता था, उसके किसान से टैक्स वसूलता था। ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा टैक्स का जो रेट था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया था, और टैक्स रेट बढ़ के लगभग 50% हो गया था, यानी जितनी भी पैदावार होगी किसी ज़मीन से उसका 50% भाग सीधा शासक को जाएगा। ठीक है। तो भू राजस्व के रूप में 50% भाग निर्धारित किया था, ये भी करेक्ट आंसर है। चौथा है जकात जजिया खुम्स, इनकी नई स्लैब्स को इंक्रीज किया था, जो भी टैक्स रेट थी इनको बढ़ा दिया था, तो यानी इनकी नई दर निर्धारित की। तो ये सभी कथन आपके अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 170। अगला कथन है कि सरा ए अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? ऑप्शन ए गल्ले का, बी है वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार, सी है दासों घोड़ों और मवेशियों का बाजार, और डी है आपका छोटी छोटी वस्तुओं का बाजार। तो सराय ए दल किस चीज़ का बाजार था? तो क्वेश्चन नंबर 170 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार को हम सराय ए अदल कहते थे। ठीक है। यानी अलाउद्दीन खिलजी के समय पे वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का जो बाजार लगता था उसको सराय ए अदल कहा जाता था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 171। दिल्ली स्थित सीरी का किला, जिसे सीरी फोर्ट कहा जाता है, हजार सतून राजमहल, जिसे हजार खम्भों का महल कहा जाता है, इन दोनों का निर्माण करने का श्रेय किसको दिया जाता है? ऑप्शन ए बलबन को, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को, अलाउद्दीन खिलजी को, या मोहम्मद तुगलक को। तो सीरी फोर्ट और हजार खम्भों वाला राजमहल ये किसने बनाया था? तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, यानी अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला बनाया था और इसके साथ साथ हजार सतून राजमहल बनाया था, यानी हजार खम्भों वाला राजमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 172। किसने रस्म ए म्यान, यानी रस्म ए म्यान का अर्थ होता है बीच का रास्ता, वह तारीख ए अतलात एतदाल, जिसका मतलब होता है सुल्तान का तरीका, ये दो नाम से दो राजस्व सुधार किसकी व्यवहारिक नीति अपनाई? यानी इस तरीके के दो राजस्व में सुधार किए थे, ये किसने किए थे? पहला था रस्म ए म्यान, दूसरा था आपका तरीक ए एतदाल। तो ऑप्शन ए है गयासुद्दीन तुगलक, बी है मोहम्मद बिन तुगलक, सी है अलाउद्दीन खिलजी, एंड डी है ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पर 172 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। इसने दो राजस्व सुधार की दो नीति चलाई थी, पहली थी रस्म म्यान और दूसरी थी तरीके एतदाल। रस्म म्यान का मतलब होता है बीच का रास्ता अपनाना, और तरीके एतदाल का मतलब होता है सुल्तान का ये नया तरीका है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 173। कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगान फोर या तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी है गयासुद्दीन तुगलक, सी है मोहम्मद बिन तुगलक, या डी फिरोज शाह तुगलक। 173 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक जिसने तुगलकाबाद की स्थापना की थी, और इसी तुगलकाबाद में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने की वजह से, और इसमें बोला जाता है कि उसके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक का षड्यंत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन 174। क्वेश्चन नंबर 174। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन सा? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, या बलबन। तो 174 के यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। लेकिन बहुत सारी नहरों का एक साथ जो नहरों का जाल बनवाया था वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। ठीक है। यानी सबसे पहले दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने नहर निर्माण कराई थी वो गयासुद्दीन तुगलक था, लेकिन इसी वंश में मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर आया, जिसने बहुत सारी नहरों का निर्माण कराया, और नहरों की वजह से जो सिंचाई होती थी उससे उसने सिंचाई पर टैक्स लगा दिया। ठीक है। यानी पहली बार सिंचाई कर लेना स्टार्ट किया था फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 175। सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खां था? ऑप्शन ए है गयासुद्दीन तुगलक का नाम, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, सी है फिरोज शाह तुगलक, या डी है बलबन। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा था, तो इसका नाम पूर्व में इसका नाम जौना खां था। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने जौना खां की याद में जौनपुर शहर को बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 176। किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना नाम अबुल मजाहिद रखा? ठीक है। यानी अपने शासक बनने के बाद अपना नाम अबुल मजाहिद किसने रखा था? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, या डी इनमें से किसी ने नहीं। तो यहाँ पर 176 का करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है। शासक बनने इसका जो मूल नाम था वो जौना खां था।
बाद में इसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक था, तुगलक पड़ा। और जब इसका शासक बन गया था ये, उसने फिर अपने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना नाम, अपना जो उपनाम था उसको अबुल मजाहिद रख लिया था। ठीक है, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 177। नेक्स्ट क्वेश्चन है 177, जिसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में स्वतंत्र हुए या नव स्थापित राज्य हैं, जबकि सूची सेकंड में उनके संस्थापक हैं। यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय कौन कौन से राज्य स्वतंत्र हो गए थे, और सूची सेकंड में उनके संस्थापक क्या कौन कौन से थे। तो ये दे रखा है। सूची फर्स्ट में जो नाम है वो है, पहला है मदुरई, जिसे मावर कहा जा रहा है। दूसरा है विजयनगर। तीसरा है बारंगल, और डी है आपका बहमनी। सूची सेकंड में उनके संस्थापकों के नाम दे रखे हैं। पहला है जलालुद्दीन एहसान शाह, सेकंड है हरियर एवं बुक्का, तीसरा है कन्हैया, और चौथा है आपका हसन गंगो। अब इन चारों को हमें मिलान करना है। तो अगर हम ए यानी मदुरई की बात करें, मदुरा की बात करें, जिसे मावर भी कहते थे, तो इसका संस्थापक जलालुद्दीन एहसान शाही था। जबकि विजयनगर का संस्थापक हरियर एवं बुक्का नामक दो भाई रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने संगम वंश की स्थापना की। बाद में जो बारंगल था, बारंगल का जो शासक रहा है, बारंगल का संस्थापक रहा है वो आपका कन्हैया था, तथा बहमनी का संस्थापक आपका हसन गंगूरा है। ठीक है, तो यहाँ पर ए का 1 रहेगा, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 178। क्वेश्चन नंबर 178 है कि मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है, यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूँ तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूँ तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। यह किसने कहा था? तो इस तरीके का कथन किसने बोला है? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने, बी है मोहम्मद बिन तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, या फिरोज शाह तुगलक ने। तो क्वेश्चन नंबर 178 के यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने बोला था कि मेरा सारा राज बीमार पड़ गया है, मैं एक जगह पर चीज़ें ठीक करता हूँ तो दूसरी जगह पर चीज़ें बिगड़ जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके का जो कथन है वो मोहम्मद बिन तुगलक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 179। किसके राज्यकाल में सादा अमीरों का विद्रोह हुआ, जिसकी चरम परिणति 1347 ईस्वी में बहमनी राज की स्थापना में हुई थी? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, या इनमें से कोई नहीं। तो 179 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यकाल में सादा अमीरों ने विद्रोह कर दिया था, जिसका जो परिणाम ये हुआ कि 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य स्वतंत्र हो गया था मोहम्मद बिन तुगलक के राज्य से, और बहमनी राज्य की स्थापना की थी हसन गंगू ने। ठीक है, 1347 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 180। क्वेश्चन नंबर 180 है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन ए ठट्टा में, बी दिल्ली में, या दौलताबाद में, या लाहौर में। तो क्वेश्चन नंबर 180 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ठट्टे में। ठीक है, यानी ठट्टा में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 181। राजशेखर एवं जिन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राज की संरक्षण प्रोवाइड किया था? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, या फिरोज शाह तुगलक। तो 181 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, राजशेखरम जिन प्रभा सूरी दोनों ही जैन विद्वान थे, और सल्तनत काल में इन दोनों को राज की संरक्षण प्रोवाइड किया था मोहम्मद बिन तुगलक या फिर जूना खान ने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 182। नेक्स्ट क्वेश्चन है 182। किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए हैं? यानी यहाँ पर क्या किया कि बहुत सारे टैक्स को हटाकर केवल केवल 4 कर ले आए थे। ठीक है, ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 182 का फिर से करेक्ट आंसर रहेगा आपका, सॉरी, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, यानी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने जो 24 कष्टदायक कर थे, बहुत सारे टैक्स थे, उनके स्थान पर केवल 4 टैक्स लगाए थे अपनी जनता पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 183। निम्नलिखित में से किसने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर बजे यानी भूमिकर वसूलने का अधिकार दे दिया था, तथा इतलाक यानी धनादेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान करने का आदेश दिया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, पहले क्या होता था कि सेना को नगद वेतन दिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इस व्यवस्था को स्टार्ट किया था, वेतन देने की प्रथा को। बाद में ये नगद वेतन देने की जो प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, और जो भी सैनिक होते थे उनको बजे दिया जाता था। बजे का मतलब होता है एक ज़मीन दी जाती थी जिससे वो लोग अपना टैक्स वसूल कर सकें, ठीक है, और अपना खर्चा रख सकें।
खर्चा कर सकें। इसके साथ उन्हें इतलाक दिया जाता था, यानी धनादेश के लिए पत्र लिखना होता था, जिसके माध्यम से वो अपना भुगतान खुद कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 180। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फुतुआत ए फ़िरोज़शाही लिखी थी, यानी किस सुल्तान ने खुद की आत्मकथा लिखी थी, अपनी आत्मकथा लिखी है। ऑप्शन ए बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फ़िरोज़ तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी फ़िरोज़ तुगलक, जिसने अपनी आत्मकथा फुतुआत ए फ़िरोज़शाही लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 185। किस सुल्तान ने हासिल ए सर्व या हक ए सर्व, जिसे सिंचाई कर बोला जाता है, इस टाइप का एक नया कर किसने लगाया था। ऑप्शन ए है फ़िरोज़ तुगलक, यासुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, यानी फ़िरोज़ तुगलक, जिसने बहुत सारी नहरों का निर्माण कराया था, और नहरों के निर्माण कराने की वजह से उससे जो लोग सिंचाई करते थे उन पर उसने सिंचाई कर लगाया था, जिसको हासिल ए सर्व या हक ए सर्व कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 186। फ़िरोज़ तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था। ऑप्शन ए है एक दानशाला, बी है एक खैराती अस्पताल, एक पुस्तकालय, डी है तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। तो यहाँ पर 186 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी एक चैरिटी हॉस्पिटल था, एक खैराती अस्पताल था, जिसे फिरोज तुगलक ने स्थापित किया था, जिसका नाम रखा था इसने दारुल सफ़ा। ठीक है। नेक्स्ट है 187। किसने भूमि नापने का पैमाना, जिसे गज ए सिकंदरी कहा जाता है, इसका प्रचलन किया। ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, बी है सिकंदर सासूर, सी है सिकंदर महान, या इनमें से कोई नहीं। तो 187 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी सिकंदर लोदी। ठीक है। ये लोदी वंश का शासक था, जिसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर बसाया था, और इसी ने एक भूमि नापने का पैमाना डेवलप किया, जिसे गजे सिकंदरी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 188। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी। ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर, अलाउद्दीन खिलजी के सिक्कों पर, अकबर के सिक्कों पर, या इनमें से कोई नहीं। तो 188 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर। मोहम्मद गौरी जो शासक था सल्तनत वंश का, उसके जो सिक्के होते थे उस पर एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति बनी होती थी। ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 189। 189 जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन ए मोहम्मद शाह, हुसैन शाह, मुबारक शाह, या इब्राहिम शाह। तो क्वेश्चन नंबर 189 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी हुसैन शाह सरकी जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था। उसके बाद फिर से लोधी वंश ने जौनपुर राज्य को अपने अंतर्गत रख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 190। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पे गलत कथन पूछा है। ऑप्शन ए है अलबरूनी ने सूफी मत के ईश्वरी प्रेम की पहचान भगवत गीता के समानांतर परिच्छेदों में स्व विलोपन के रूप में की। बी था अलबरूनी के अनुसार आत्मा संबंधी सूफी सिद्धांत पतंजलि के योग सूत्र के सिद्धांत के समान थे। सी दे रखा है कि सूफी मत पर हठ योग के अमृत कुंड का स्थायी प्रभाव पाया जाता है। डी था योगियों के साथ हजबीरी का संवाद यह दर्शाता है कि वह मानव शरीर के विभाजन के उनके सिद्धांत से प्रभावित है। तो ये CDA सन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, यानी योगियों के साथ हजबीरी का संवाद यह दर्शाता है कि यह मानव शरीर के विभाजन के उनके सिद्धांत से प्रभावित है। यह कथन गलत है। जबकि बाकी जो कथन है आपके कि अलबरूनी ने सूफी मत की ईश्वरी प्रेम की पहचान भगवत गीता के समानांतर परिच्छेदों में स्वलोपन के रूप में की, ये कथन बिल्कुल सही है। इसके साथ साथ अलबरूनी के अनुसार आत्मा संबंधी जितने भी नियम थे, जो सूफी सिद्धांत में जितने भी नियम आत्मा संबंधी थे, वो सभी नियम पतंजलि के योग सूत्र के सिद्धांत के बिल्कुल समान थे। ठीक है। और सूफी मत पर हठ योग के अमृतकुंड का स्थायी प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये तीनों ही कथन सही हैं। जबकि योगियों के साथ हजबीरी का संवाद मानव शरीर के विभाजन के उनके सिद्धांत से प्रभावित है, तो ये कथन गलत है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे गलत कथन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 191। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। यानी पहले ये होता था कि जजिया कर केवल नॉन मुस्लिम्स पे लगता था, लेकिन ब्राह्मणों को छोड़कर। लेकिन किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया टैक्स लगाए थे, जो रिलीजियस टैक्स था। ऑप्शन ए बलबन ने, फिरोज तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो यहाँ पर 191 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया का टैक्स लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 192। चंगेज़ खान का मूल नाम क्या था। ऑप्शन ए खासुल खान, एसुगई, तेमुचिन, या डी ओंगदी। ये UPPCS सन 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 192 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी तेमुचिन। चंगेज़ खान का जो मूल नाम था वो तेमुचिन था। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 193, निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित ग्रंथ सुख सप्तति यानी सुख सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूती नामा रख दिया था? ऑप्शन ए अमीर खुसरो ने, अब्दुल रजाक ने, सिहाबुद्दीन उल अमरी ने, ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शवी ने। ये यूपीपीसीएस 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 193 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन डी, यानी ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शवी। इन्होंने सुख सप्तति का फारसी में अनुवाद किया था और इसका नाम तूतीनामा रख दिया था। तो इस प्रकार से हमने लूसेंट के जितने भी क्वेश्चन थे लूसेंट में सल्तनत काल से संबंधित उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। इसके बाद हम यूथ कंपटीशन टाइम्स में जितने भी क्वेश्चन सल्तनत काल से संबंधित हैं उनको सॉल्व करने आएंगे। उसके बाद हम घटना चक्र पूर्वावलोकन की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स के क्वेश्चंस की तरफ। ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक है जिसमें यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो ये चैप्टर है आपका सल्तनत काल का। क्वेश्चन नंबर 51, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? ऑप्शन ए लोधी वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश। ये यूपी ट्रिपल एस सी जेई, यूपी ट्रिपल एस सी जेई में 2 बार पूछा गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ये कई बार रिपीटेड हो गया है। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की थी। यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था, दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। इसे लाख बख्श भी कहा जाता था और इसके साथ साथ इसे कुरान ख्वां की उपाधि दी गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली। इसके साथ साथ इसने दो मस्जिदों का निर्माण कराया। पहली थी दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और साथ में थी अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा। क्वेश्चन नंबर 52 है कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रम सही क्रम क्या है? यानी जितने भी लोग शासन किए थे उनमें से अगर हम क्रम देखें तो वो क्रम क्या रहेगा? ऑप्शन पहला पहला दे रखा है शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी या इल्तुतमिश। अगर हम इसका सही से मैच करें तो सबसे पहले गुलाम वंश का इल्तुतमिश आएगा। ठीक है, यानी सबसे पहले फोर्थ आएगा। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश से संबंधित थर्ड आएगा उसके थर्ड पे सेकंड नंबर पे। इसके बाद आपको शेरशाह सूरी देखने को मिलेगा यानी फर्स्ट, और सबसे लास्ट में आपको अकबर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है फोर्थ, थर्ड एंड फर्स्ट सेकंड। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। यदि हम इनकी शासनकाल की अवधि देखें तो इल्तुतमिश शमसी वंश से संबंधित था, ममलूक वंश का ये था, और ये गुलाम वंश में इसने शासन किया है। इसका शासनकाल 1210 से लेकर, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, 1210 से लेकर 1236 ईस्वी के बीच रहा। उसके बाद 1236 से 40 के बीच में रजिया सुल्तान ने कार्य किया। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो ये खिलजी वंश से था। इसने 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक राज्य किया। उसके बाद शेरशाह सूरी सूर वंश से संबंधित था। इसने 1540 से 45 5 साल तक शासन किया। इसके बाद अकबर था, मुगल वंश से संबंधित था। 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक इसने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। यहाँ पे पूछा है कि लाहौर रक्त की नीति किसने अपनाई थी? आयरन एंड ब्लड की नीति पॉलिसी किसने अपनाई? तो ऑप्शन ए है बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या लोक बाबर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, बलबन रहेगा। लाहौर रक्त की नीति अर्थात कठोर नीति गुलाम वंशी शासक बलबन ने अपनाई थी। बलबन ने अपने विद्रोहियों को कमजोर करने तथा सुल्तान की पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए यह नीति अपनाई थी। इसके साथ साथ उसने खुद को जिले लाई कहा था, यानी ईश्वर का प्रतिबिंब कहा था। बलबन ने राजत्व सिद्धांत को ऊंचा करने के लिए सिजदा तथा पाबोस प्रथा का शुरुआत की। सिजदा का अर्थ होता है सर झुका के शासक के लिए सर झुकाना, और पाबोस का अर्थ होता है उसका पैर चूमना। बलबन ने इसके शासन ईरानी त्यौहार नवरोज भी स्टार्ट किया था अपने दरबार में। तो ये सभी चीज़ें बलबन ने स्टार्ट की थी जो गुलाम वंशी शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? ऑप्शन ए दे रखा है इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी, अकबर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया था और मोरक्को अफ्रीका का निवासी था। इसका मूल जो नाम था वो शेख फ़तेह और अबू अब्दुल्ला था, यानी अब्दुल्ला मोहम्मद बिन बतूता था। मोहम्मद तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था, यानी इसे न्यायाधीश चीफ जस्टिस बना दिया था दिल्ली का। 1342 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा। इसने अपना यात्रा वृत्तांत रेहला में लिपिबद्ध किया है, यानी इब्न बतूता की जो पुस्तक है उसका नाम है रेहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 55 है कि भारत पर तैमूर ने किस वर्ष अटैक किया, आक्रमण किया? ऑप्शन है 1294, 1417, 1213 या 1398। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तुगलक वंश के अंतिम शासक
नसरुद्दीन महमूद जिसका शासनकाल 1394 से लेकर 1412 ईस्वी तक रहा, तो उसके बीच में तैमूर ने अटैक किया 1398 ईस्वी में, और ये मंगोल आक्रमणकारी था जिसने दिल्ली पर लूटा। और इसके बाद तैमूर के अटैक के बाद जो तुगलक वंश था उसकी समाप्ति हो गई और खिर्ज खां द्वारा सैयद वंश की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन सिकंदर शाह या मोहम्मद बिन तुगलक। ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक गाजी मलिक, जिसका पहले नाम गाजी मलिक था, या गयासुद्दीन तुगलक था। इसका संबंध करोना जनजाति से था। गाजी मलिक 8 सितंबर 1320 को गद्दी पर बैठा। इसने सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण कराया। इसने तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना भी की थी। इस वंश में 3 योग्य शासक हुए, गयासुद्दीन, उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक और उसका उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या रही थी? ऑप्शन ए था 1296 से 1316 के बीच, अगला है 1286 से 1316 के बीच, सी है 1303 से 1334 के बीच, या डी है 1410 से लेकर 1437 के बीच। तो दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की जो अवधि थी वो थी आपकी 1296 से लेकर 1316 तक। उसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैल गया था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। उससे पहले जलालुद्दीन खिलजी ने शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख विजय अभियान की अगर हम बात करें तो गुजरात विजय की थी इसने 1298 ईस्वी में, जैसलमेर की विजय की थी 1298 ईस्वी में, रणथंभौर विजय 1301 ईस्वी में तथा चित्तौड़ विजय 1303 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिर्ज खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? ऑप्शन ए गुलाम वंश से, खिलजी वंश से, सैयद वंश से या शाह वंश से। ये विधान भवन रक्षक में संदेह 18 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सैयद वंश। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। खिर्ज खान दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश 1414 से 1450 ईस्वी तक संस्थापक था। इसने मंगोल आक्रमणकारी तैमूर को सहयोग प्रदान किया था। बदले में तैमूर ने इसे लाहौर, मुल्तान और दिवालपुर की सूबेदारी सौंपी। देहात तो है कि खिर्ज खान ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि वह रैयत ए आला की उपाधि से ही संतुष्ट रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है कि अमीर खुसरो, जिन्हें कब्बाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है यानी तूतिया हिंद कहा जाता है, वो किसके दरबार में दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए दे रखा है इल्तुतमिश, बी है रजिया सुल्तान, सी है बलबन या डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो ने ही सर्वप्रथम भारतीय संगीत में कव्वाली गायन को प्रचलित किया था। इन्हें भारत का तोता या तूतिया हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों के कार्यकाल को देखा। वे अलाउद्दीन के दरबारी कवि भी थे। अमीर खुसरो मुस्लिम कवि थे परंतु हिंदी के शब्दों का खुलकर प्रयोग करते थे। इन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी को एक साथ मिक्स किया, जिससे एक खड़ी बोली का जन्म दिया। ठीक है, यानी खड़ी बोली जो आज ब्रज क्षेत्र में बोली जाती है, उसका जनक भी अमीर खुसरो को माना जाता है। इन्होंने काव्यात्मक शैलियों में हिंदी का प्रयोग किया और फारसी की एक नई शैली की रचना की जो सबक हिंदी के नाम से या हिंदुस्तान शैली के नाम से प्रसिद्ध हुई। इन्हें तुर्कल्ला या जैसी उपाधि दी गई। ठीक है, इन्हें तुर्कल्ला नाम से उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1421 से 1434, 1451 से 1489 ईस्वी, 1489 से 1517, या डी है 1517 से 1526। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी 1489 से 1517 के बीच सिकंदर लोदी ने शासन किया। बहलो लोदी का पुत्र, यह एक बहलो लोदी का पुत्र एवं उसका उत्तराधिकारी था। इसका मूल नाम निजाम खां था और 17 जुलाई 1489 ईस्वी को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से यह दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठा। इसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर बसाया। इसने गुलरुखी नाम से बहुत सारी कविताएं लिखी। वह स्वर्णकार हिंदू माँ की संतान था। ठीक है, धार्मिक दृष्टि से सिकंदर लोदी असहिष्णुता था। गले की बीमारी के कारण 21 नवंबर 1517 को इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए था आगरा, बी था नई दिल्ली, सी अवध और डी है वारंगल। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है नई दिल्ली। यानी इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाने वाला अलाई दरवाज़ा नई दिल्ली के सबसे पुरानी स्थापत्यों में से एक है। इसका निर्माण खिलजी वंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1311 ईस्वी में करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62।
क्वेश्चन नंबर 62, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें इनमें से कौन से राजा ने इसका निर्माण में योगदान नहीं दिया था? ऑप्शन ए है फिरोज तुगलक, बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी है अलाउद्दीन खिलजी या डी है इल्तुतमिश। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, यानी अलाउद्दीन खिलजी का इसमें कोई कुछ भी योगदान नहीं था। कुतुब मीनार ईंट से निर्मित ऊंची मीनार है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने दक्षिणी दिल्ली में करवाया था। इसकी जो मूल योजना थी वो इस्लामी थी। प्रारंभ में इसका प्रयोग अजान के लिए किया जाता था, परंतु बाद में इसे कीर्ति स्तंभ के रूप में माना गया। ऐबक ने कुतुब मीनार की एक मंजिल का निर्माण कराया था। इल्तुतमिश ने इसमें 3 और मंजिलों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक के समय आकाशीय बिजली गिर जाने से इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई थी। परिणाम स्वरूप फिरोज तुगलक ने 2 छोटी छोटी मंजिल का निर्माण करा के कुतुब मीनार को 5 मंजिला बना दिया था। क्वेश्चन नंबर 63 है कि तारीख फिरोजशाही के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए जलाउद्दीन बरनी, हसन निज़ामी, ईसामी या इब्न बतूता। ये ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी जलाउद्दीन बरनी। 1285 से 1357 के बीच जलाउद्दीन बरनी का समय रहा। यह एक इतिहासकार थे। इसने अपनी पुस्तक में अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक के शासनकाल का जिक्र किया है। इसकी प्रसिद्ध कृति या इसकी प्रसिद्ध रचना या पुस्तक तारीख फिरोजशाही रही है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी देखने को मिलती है। ठीक है, यानी तारीख फिरोजशाही नाम फिरोजशाही है, लेकिन इसमें अलाउद्दीन खिलजी का है, खिलजी की आर्थिक नीति का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? ऑप्शन ए अब्बास खां शेरवानी, बी अमीर खुसरो, सी था जलाउद्दीन बरनी या मिनहाज उस सिराज। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी अब्बास खां शेरवानी दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं रहा है। अब्बास खां शेरवानी मुगल काल का लेखक था। इन्होंने अकबर के आदेश पर तारीख शेरशाही, जिससे फारसी भाषा में लिखा, इसमें शेरशाह के जीवन चरित्र और शासन प्रबंध पर विकास डाला था। नेक्स्ट था अमीर खुसरो, सल्तनत काल के थे। इन्होंने किराना उस सादीन, मिफ्ता उल फतू, खुजाइनुल फतू, आसिका, नूह ए सिपहार, तुगलकनामा व एजाज खुसरवी की रचना की थी। ठीक है, तो ये सारी रचनाएं अमीर खुसरो की थी, जिन्होंने 8 सुल्तानों का राज्य देखा था और अलाउद्दीन खिलजी के राज दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है मिनाज उस सिराज, जो सल्तनत काल से संबंध रखते हैं। इन्होंने फ़ारसी भाषा में तबकात नासरी नाम से पुस्तक लिखी थी। जबकि जलाउद्दीन बरनी सल्तनत काल से ही थे। इन्होंने फ़ारसी भाषा में तारीख फिरोजशाही व फतवा जहांदीरी नाम से रचना लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। सॉरी फॉर दैट, इसमें केवल 64 ही क्वेश्चन है, यानी 64 इज वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ यूथ कंपटीशन टाइम पुस्तक। नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके घटना चक्र पूर्वावलोकन के पॉइंटर फॉर्म में रहेंगे, तो उसको भी हम देख लेते हैं। और इस तरीके से इस वीडियो में हम संपूर्ण कवरेज देंगे आपके सल्तनत काल के सभी क्वेश्चंस का। ये आपका दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश का घटना चक्र का पॉइंटर है। तो अभी दिल्ली सल्तनत से संबंधित सभी पॉइंटर फॉर्म में हम देखेंगे इस सभी क्वेश्चंस को। पहला है गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। बहुत जल्दी से इसको कंप्लीट करेंगे। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जो लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, उसे भी वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक की दूसरी उपाधि कुरान कुआं थी, यानी कुरान को पढ़ने वाला। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? एक मस्जिद थी जो अजमेर में बनाई गई थी। प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान किस किसने दिया था? वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत कराई थी। इल्तुतमिश ने 3 मंजिल बनाई, बाद में फिरोज तुगलक ने इसकी मरम्मत कराई और साथ में उसमें 2 मंजिल ऊपर की फिरोज तुगलक ने बनवाई थी। नेक्स्ट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी तो लाहौर थी, बाद में इसे इल्तुतमिश ने दिल्ली लेके आया था। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई, कहाँ पे हुई? तो चौगन की गणना के दौरान अश्व से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था इल्तुतमिश ने। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था, तो ये इल्तुतमिश था, जिसने चांदी का टंका और जो तांबा का जीतल जारी किया था। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इल्तुतमिश था। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक पूछा है, दिल्ली को आप ध्यान रखेंगे। तो दिल्ली में पहली बार इल्तुतमिश लेके आया था। गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है, क्योंकि मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था, जिस वजह से इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासक कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान थी, जो इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला है मंगोल आक्रमणकारी चंगेज़ खान भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर आया था। किसके समय पर? तो इल्तुतमिश के समय पर चंगेज़ खान भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर आया था। नेक्स्ट है मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए इल्तुतमिश के शासनकाल में।
ठीक है। चंगेज़ खां का मूल नाम क्या था? चंगेज़ खां का मूल नाम तेमुचिन था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में हाथ था तुर्कों का, यानी तुर्कों ने रजिया बेगम को सत्ता से हटा दिया था। नेक्स्ट है कि दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। दिल्ली का वह सुल्तान जिसके विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई, तो ये भी बलबन ही था। आपके कथन और कारण दे रखे हैं, तो कथन है आपकी बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली थी। दूसरा है कि कथन कारण दे रखा है इसका कि वह उत्तर पश्चिमी सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था, जिस वजह से उसने अपनी सारी शक्ति अपने हाथ में केंद्रित कर ली थी। तो ये कथन कारण दोनों ही सही हैं, किंतु एक ही समुचित व्याख्या आर नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसका ये कारण नहीं है कि उसने मंगोल आक्रमण से बचने के लिए, मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करने के लिए अपनी जो सारी पावर, जो भी शासन की सारी पावर थी अपने हाथ में ले ली थी, ये इसका कारण नहीं है। लेकिन कथन कारण वैसे दोनों ठीक हैं। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने धारण की थी जिले इलाही की उपाधि। बलबन अपने आप को जिले इलाही बोलता था, यानी पैगंबर का, ये अल्लाह का प्रतिबिंब बोलता था अपने आप को। भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज को किसने आरंभ कराया था? तो बलबन ने आरंभ कराया था। बलबन के संदर्भ में सत्य कथन है, उसने नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ये बिल्कुल सही है। उसने नियामत खुदाई का प्रतिपादन किया था। उसने तुर्कान ए चैलगामी प्रभाव समाप्त किया था। तुर्कान ए चैलगामी जिस, यानी दल चालीसा का जिसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी, उसको समाप्त कर दिया था पूरी तरीके से बलबन ने, ठीक है। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया, ये भी ठीक है। नसरुद्दीन महमूद से उसे उलूग खां की उपाधि प्राप्त हुई, ये भी ठीक है। नसरुद्दीन महमूद इसका दामाद। अगला है इसमें गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक बताता है, तो ये भी सही है, इसने बलबन ने बोला है, ठीक है। यानी गढ़मुक्तेश्वर में जो मस्जिद है उसकी दीवारों पर जो शिलालेख लिखे हुए हैं, खुदे हुए हैं, उसमें बलबन ने खुद को खलीफा का सहायक बताया है। नेक्स्ट है खिलजी वंश। खिलजी वंश की अगर हम बात करें तो जब उसने राजत्व यानी किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किसके बारे में बोला है? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बोला है। इस पॉइंटर से आपका ये होगा कि जितने भी क्वेश्चंस आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में देख रहे हैं, वो सारे रिवाइज भी हो जाएंगे इसके साथ साथ, ठीक है। तो आपको एक तरीके से सारे रिकॉल हो जाएंगे, याद होते रहेंगे। नेक्स्ट है वह सुल्तान जो नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ही था। दिल्ली का सुल्तान जिसने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ही था। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी, तो ये जफर खां था। नेक्स्ट है कि इस रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, जो उसने 1303 में की थी। उनके पति का नाम क्या है? राणा रतन सिंह था। आपके कथन और कारण दे रखे हैं। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, ये कथन है। कारण दे रखे ये दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता, तो ये गलत है। यानी कथन सही है लेकिन कारण गलत है। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो ये रामचंद्र देव यादव था। नेक्स्ट है कि वह सुल्तान जिसके काल में खालिशा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी, तो ये अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था। अलाउद्दीन खिलजी अपने जो सैनिक होते थे उनको डायरेक्टली पेमेंट करता था, तो जिस वजह से वो जो इतनी भी ज़मीन थी वो अपने हाथ में रखता था, वो ज़मीन सैनिकों को नहीं देता था। तो इससे उसकी खालिशा भूमि बहुत अधिक मात्रा में उस समय डेवलप हुई थी। नेक्स्ट एक वह सुल्तान जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक बढ़ा दिया था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ही था। अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में सही कथन है। पहला कथन है उसने क्रस्ट जमीनों की पैदाइश के बाद ज़मीन की मालगुजारी वसूल की थी, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त कर दिया था, ये भी बिल्कुल सही है। यानी उसने सारी सत्ता अपने हाथ में कंट्रोल करनी चाहिए थी। उसने मुकद्दम या जो भी चौधरी वगैरह लोग होते थे जो बीच में शासक और किसानों के बीच में होते थे, उन सभी के अधिकार छीन लिए थे। नेक्स्ट है कथन और कारण। कथन दे रखा है अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल नियंत्रण लागू किया था। कारण दे रखे हुए दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। तो ये पहला कथन तो सही है कि उसने दिल्ली में मूल नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी, जबकि कारण ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है वह सुल्तान जिसने बाजार सुधार लागू किए थे, तो अलाउद्दीन खिलजी ही था। अगला है कि मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने ही। मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ की थी, तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी ही था। नेक्स्ट है घड़ी तथा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? ये अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट है 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा थी, तो मंगोलों और दिल्ली के सुल्तान के बीच सीमा थी अलाउद्दीन खिलजी के समय सिंधु नदी, ठीक है। सिंधु नदी के पूर्व में आपके अलाउद्दीन खिलजी का शासन था, जबकि सिंधु नदी के वेस्ट में आपका दिल्ली मंगोलों का शासन था।
नेक्स्ट हम देखते हैं तुगलक वंश से संबंधित फैक्ट्स को। अलाउद्दीन खिलजी का वह सेनाध्यक्ष जो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना तो वो गाजी मलिक था, जिसे बाद में गयासुद्दीन तुगलक कहा गया। सबसे अधिक समय तक देश में राज किया था तुगलक वंश के सुल्तानों ने, और सबसे कम समय तक देश में राज किया था आपके खिलजी वंश के सुल्तानों ने। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणितज्ञ एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था तो वो था आपका एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे बाद में पागल बादशाह की उपाधि भी दी। नेक्स्ट है आपका दीवाने अमीर को ही एक नया विभाग जिस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था वह कौन था? तो ये दीवाने अमीर को ही ये कृषि से संबंधित विभाग था जिसमें किसानों की सहायता के लिए लोन दी जाती थी, तकवी दी जाती थी, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टार्ट किया था। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी तो ये भी मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी था। नेक्स्ट था मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो ये दौलताबाद ले गया था पहले, जिसका नाम देवगिरी था। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो सांकेतिक मुद्रा या टोकन करेंसी का प्रचलन सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था। कथन और कारण दे रखे हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दीनार कहलाया गया। सेकंड है कि मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। तो इसमें ए सही है किंतु आर गलत है, ठीक है। स्वर्ण सिक्के कभी भी टोकन करेंसी के रूप में जारी नहीं किए जाते थे, यानी उसने जो टोकन करेंसी जारी की थी वो लीड से बनी हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया था जो इब्न बतूता द्वारा दीनार कहलाया है, ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका यहाँ पर भी कथन और कारण दे रखा है। कथन है कि मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई, ये सही है आपका। कारण है कि मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था, ये भी कारण भी सही है, और इसी वजह से इसकी जो मोहम्मद तुगलक की टोकन करेंसी की योजना थी वो फेल हो गई थी, क्योंकि इसका जो मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार होने लगा, नकली करेंसी बनने लगी, जिसकी वजह से उसकी जो टोकन करेंसी की जो पॉलिसी थी वो बर्बाद हो गई। यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है कि मूर देश का यात्री इब्न बतूता भारत आया था। मूर यानी मोरक्को देश का यात्री इब्न बतूता भारत का किसके शासनकाल में आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किसने दिया है? इब्न बतूता ने दिया अपनी पुस्तक रेहला में। होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था जो होली में पार्टिसिपेट करता था। वह शासक जिसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूं ने कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, ये भी मोहम्मद बिन तुगलक था। वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया, ये फिरोज शाह तुगलक है। अगला है कि दिल्ली का वह सुल्तान जिसने दिल्ली का वह सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था, वह इसके लिए एक विभाग दीवाने खैराव स्थापित किया था, ये फिरोज शाह तुगलक था जिसने दीवाने खैरात स्थापित किया था। वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, तो ये फिरोज शाह तुगलक था जिसने गुलामों की देखभाल के लिए दीवाने बंदगान नाम से एक नया डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में सही कथन है। पहला है कि बलबन ने पहले एक अलग आरिज विभाग, ठीक है, जिसे दीवाने अर्ज कहा जाता था, स्थापित किया था, जो एक सैन्य विभाग था, ये बिल्कुल ठीक है। अलाउद्दीन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की थी, ये भी ठीक है, और इसने जो अपने सैनिक थे उनका होलिये का विवरण लिखवाया था, उनका जो चेहरा होता था, जो उनका होलिया होता था, उसका सारा विवरण लिखवाया था। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसका चचेरा भाई बैठा था जिसका नाम फिरोज शाह तुगलक। और इसके साथ ही चौथा कथन है फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया जिसको दीवाने बंदगान कहा जाता था। नेक्स्ट है सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, फिरोज शाह तुगलक। हक ए सर्व या सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था वो फिरोज शाह तुगलक था। नेक्स्ट है कि मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी और शेरशाह सूरी में से वह सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे, तो ये फिरोज शाह तुगलक ही था। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लेके आया था? ये फिरोज शाह तुगलक ही था। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने उस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट की स्थापना की जिस उससे दोनों संप्रदायों के लोगों से एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके, तो ये सुल्तान कौन था? ये भी फिरोज शाह तुगलक ही था। नेक्स्ट है कि राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सिफा यानी क्या था? तो एक दारुल सिफा एक चैरिटी हॉस्पिटल यानी खैराती अस्पताल था। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? ये नसरुद्दीन महमूद था। वह शासक जिसके शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया, नसरुद्दीन महमूद। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1398 ईस्वी में, नसीरुद्दीन महमूद के समय पर।
तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में राज्य स्थापित किया था, सैयद वंश का राज्य स्थापित हो गया था तैमूर के आक्रमण के बाद। नेक्स्ट है लोधी वंश। तो खिलजी, तुगलक, सैयद है, तो लोधी शासकों में से अफगान मूल के कौन थे? तो लोधी शासक सभी अफगान मूल के थे। नेक्स्ट है कि दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों का सही क्रम कौन सा है? तो बहलोल खान लोधी सबसे पहले आएगा, जिसने लोधी वंश की स्थापना की थी। 1451 से लेकर 1489 तक इसने शासन किया। उसके बाद सिकंदर लोधी 1489 से 1517 के बीच इसने शासन किया। इसने आगरा शहर का निर्माण कराया 1504 ईस्वी में। इसके साथ साथ गजे सिकंदरी नाम से एक भूमि नापने का पैमाना स्टार्ट किया। और साथ साथ ये कवि था, जिस कवि करने जो कविता करता था उसमें अपना जो नाम था उपनाम रखा था इसने गुलरुखी। नेक्स्ट सबसे लास्ट में आया था इब्राहिम लोधी, 1517 से 1526 ईस्वी तक ये रहा। 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर से ये इब्राहिम लोधी हार गया था, जिसकी वजह से लोधी वंश सल्तनत काल खत्म हो गया। नेक्स्ट है महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को परास्त किया था। कब? खतौली के युद्ध में परास्त किया था महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को। वह है मध्ययुगीन सुल्तान जिसने आगरा शहर की नींव डालने एवं उससे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है, तो ये सिकंदर लोधी था। नेक्स्ट है कि गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना कौन करता था? ये सिकंदर लोधी करता था। नेक्स्ट है कि अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है, सिकंदर लोधी। दिल्ली पर शासन करने वाला वंशों का सही क्रम है, तो सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश एवं लोधी वंश। बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक तथा इब्राहिम लोधी में से वह शासक जो गुलाम वंश का नहीं था, तो इब्राहिम लोधी गुलाम वंश का नहीं था, जबकि इब्राहिम लोधी लोधी वंश से संबंध रखता था। तो ये सभी क्वेश्चन थे सभी सल्तनत काल से संबंध, सभी वंश के हमने एक सारे क्वेश्चंस देखे। अब देखते हैं हम दिल्ली सल्तनत का प्रशासन। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना है, क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। क्योंकि बर्नी कहता है कि दिल्ली के जो सुल्तान थे उनके अधीन भारत में शासन रहा है वो इस्लामिक शासन नहीं था, क्योंकि उस समय जितनी भी पॉपुलेशन थी मैक्सिमम जो मेजोरिटी थी उसमें नॉन मुस्लिम पीपल थे। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान कौन थे? तो ये तुर्क वर्ग के थे। कुछ डिपार्टमेंट्स को हमें सम्मिलित करना है, तो दीवाने बंदगान ये फिरोजशा तुगलक ने बनाया था गुलामों के लिए, गुलामों की देखभाल के लिए। दीवाने मुस्तकराज अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था। दीवाने कोही मोहम्मद तुगलक ने। दीवाने अर्ज बलबन ने। दीवाने अर्ज ये सैन्य विभाग था। कोही आपका किसान, आपकी कृषि से संबंधित था। नेक्स्ट है दीवाने मुस्तकराज ये अलाउद्दीन खिलजी, ये राजस्व विभाग था। दीवाने अमीर कोही ये मोहम्मद बिन तुगलक, कृषि विभाग, बार बार वही आ रहा है। दीवाने खैरात फिरोजशा तुगलक दान विभाग से संबंधित था। दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण से संबंधित था। कुछ और डिपार्टमेंट देखते हैं, तो दीवाने अर्ज सेना विभाग से संबंधित था। ये बलबन ने स्टार्ट किया था। दीवाने रिसालत धार्मिक मुद्दों से संबंधित था। दीवाने इंसा ये सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित होता है। दीवाने बजारत ये वित्तीय मामलात से संबंधित होता है। वह राजवंश जिसके अंतर्गत बजारत का जन्मोत्कर्ष हुआ था, तुगलक राजवंश के अंतर्गत। भूमि उत्पाद पर कर लगाने वाले भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को क्या कहा जाता है? तो भूमि उत्पाद पर जो कर लगता है उसे खराज, उस्र एवं मुक्तई कहा जाता है। भारत का मध्यकालीन शासक जिसने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी, तो एक इल्तुतमिश था। अगला है कि सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? तो चौधरी होता था। सर्व कर लगाया जाता था सिंचाई पर। जवाबित का संबंध किससे था? राज्य के कानून से, स्टेट लॉज से। हदीस क्या होता है? एक इस्लामी कानून है। सल्तनत काल में फवाजिल क्या होता था? तो ये होता था इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राएं कौन कौन सी थीं? जीतल एवं टंका। जीतल तांबे का होता था, जबकि टंका चांदी का, और ये दोनों ही इल्तुतमिश ने जारी की थी। नेक्स्ट है टंका नामक चांदी का सिक्का किसने चालू किया था? इल्तुतमिश। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल थे। ये चांदी तथा तांबे के बने हुए। टंका चांदी का था, ससगनी चांदी की थी, जबकि जीतल आपका तांबे का बना हुआ था। बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ है कहाँ पर? तो अलाउद्दीन मसूद शाह ने अपने सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित करवाया है। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य। तो यहाँ हम देखेंगे अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी तथा फिरोजशा तुगलक में से वह है जिसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था, ये अलाउद्दीन खिलजी था। वह सुल्तान जिसने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया, फिरोजशा तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, ये बलबन का मकबरा था। नेक्स्ट है कि स्थापत्य एवं नगरों के निर्माण का सही कालक्रम क्या है? तो सबसे पहले कुतुब मीनार बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बाद में गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद। लोधी गार्डन बाद में बना था लोधियों के समय, तथा फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाई थी। तो ये आपका कालानुक्रम सही रहेगा। नेक्स्ट है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो कीर्ति स्तंभ अब कभी ने बनवाया, अब कभी इसके रचयिता थे कीर्ति स्तंभ के। और जबकि चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने निर्मित करवाया था? तो ये राणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ लगवाया गया था, जिसके रचयिता अभी कभी थे।
यदि हम स्थल और उनके स्थापत्य को देखें तो दिल्ली में कोतुल इस्लाम मस्जिद है, जौनपुर में अटाला मस्जिद है, मालवा में जहाज महल है, जबकि गुलबर्गा में जामा मस्जिद है। यहाँ पर फिर से हम सुमेलित करते हैं वास्तु शैली को संबंध उनके राजवंश से। तो मेहराब की निचली सतह पर जो कमल की आकृति बनी होती है किसी भी मेहराब की निचली सतह पर, ये खिलजियों ने स्टार्ट कराया था। सेकंड है अष्टभुजी मकबरों का उदय, जिसमें 8 कोणगी मकबरे होते हैं। तो ये किसने स्टार्ट किया? ये तुगलकों ने स्टार्ट किया था। स्तंभों में बोधि गोई का प्रयोग, ये विजयनगर साम्राज्य में स्टार्ट हुआ था। झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार, ये सरकी शासकों ने स्टार्ट किया। नेक्स्ट हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत से संबंधित साहित्य। किताबुल हिंद की रचना आपकी अलबरूनी ने की थी। तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म कासगंज के पटियाली में हुआ है। स्वयं को हिंदुस्तान का तोता किसने कहा है? अमीर खुसरो ने कहा है। अमीर खुसरो ने अग्रगामी की भूमिका निभाई है खड़ी बोली के विकास के रूप। दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन किसने देखा था? अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया ने। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे थे, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। अमीर खुसरो एक क्या थे? एक कवि थे, इतिहासकार भी थे और साथ साथ में ये संगीतज्ञ भी थे। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी तथा हिंदुस्तान शैली के जन्मदाता कौन थे? तो ये अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी कबीर तथा अब्दुल रहीम खान खाना, इन चारों में से वह है जिसने हिंदी खड़ी बोली का जनक जिसको हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। तो ये अमीर खुसरो थे। नेक्स्ट है कि सही कथन है हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह सेकंड द्वारा लिखा गया था। भारत में कव्वाली से जानी जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप से आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। तो ये सभी कथन सही हैं आपके, ठीक है। यानी हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में जो एक गीत लिखा गया था किताब नौरिस, ये इब्राहिम आदिल शाह सेकंड द्वारा लिखा गया था। इसके साथ साथ सेकंड कथन है कि भारत में कव्वाली से जाने जाने वाली जो कव्वाली होती है, इसकी जो संगीत शैली है, इसके शुरुआत यानी प्रारंभिक रूप से आरंभ करता अमीर खुसरो थे। नेक्स्ट है तबकात नासरी का लेखक कौन था? तो ये मनाज सिराज ने लिखी है। नेक्स्ट है कि अरबी, फारसी, तुर्की एवं उर्दू भाषाओं में से वह भाषा जिसे दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया, तो ये फारसी भाषा थी। यानी दिल्ली दरबार में फारसी भाषा चलती थी उस समय। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था। तो ये कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ लेखक दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनकी रचनाएं हैं। तो जियाउद्दीन बरनी ने तारीख फ़िरोज़शाही लिखी है, जबकि हसन निजामी ने ताजुल नासिर, मिनाजुल सिराज ने तबकात नासरी, याहिया बिन अहमद सरे हिंदी ने तारीख मुबारक शाही लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर से हमें सुमेलित करना है। तारीख हिंद के लेखक हैं अलबरूनी, तारीख ए दिल्ली के लेखक खुसरो हैं, रेहला के लेखक इब्न बतूता थे, जबकि तबकात नासरी का लेखक मिनाज उस सिराज। नेक्स्ट पॉइंट है कि बीणा, ढोलक, सारंगी तथा सितार में से वह संगीत वाद्य जिसे हिंदू मुस्लिम ज्ञान वेदों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण कहा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सितार। नेक्स्ट है संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? अमीर खुसरो ने। जयचंद्र गढ़वाल, पृथ्वीराज चौहान, राणा कुंभा तथा मानसिंह में से वह राजपूत राजा जो संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है। तो राणा कुंभा ने एक संगीत पर एक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट है सुमेलित करना है हमें नाम से उसके संगीत का। राणा कुंभा की जो किताब थी वो संगीत राज के नाम से जानी जाती है। काशीनाथ शास्त्री अप्पातु भासी, ये पूरा नाम है काशीनाथ शास्त्री अप्पातु भासी। इनकी जो रचना है वो है राग चंद्रिका, संगीत की रचना है, जबकि संगीत राज ये आपकी राणा कुंभा ने लिखी थी। इसी प्रकार से पुंडरीक विट्ठल ने रागमाला लिखी है। पुंडरीक विट्ठल आपके रागमाला से संबंध रखते हैं, जबकि कृष्णानंद व्यास ये राग कल्पद्रुम से संबंध रखते हैं। कृष्णानंद व्यास ने राग कल्पद्रुम लिखा है, जो कि पुंडरीक विट्ठल ने रागमाला। काशीनाथ शास्त्री अप्पातु भासी राग चंद्रिका, राणा कुंभा संगीत राज। नेक्स्ट है कि दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपना संस्मरण लिखा है, तो वो फिरोज शाह तुगलक था। इसने फुतवात फिरोजशाही लिखी, अपनी आत्मकथा लिखी। ये हमारा लास्ट टॉपिक है दिल्ली सल्तनत का मिसलेनियस क्वेश्चंस। तो पहला है भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? तुर्कों ने। उस समय इसे चौगान कहा जाता था। सुमेलित करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। सूची फर्स्ट में बहुत सारे शासक दे रखे हैं, सूची सेकंड में उन्होंने जो जो काम किया वो दे रखा है। फिरोज शाह तुगलक से संबंध रखता है नहरों के निर्माण से। फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का जाल बिछाया था और सिंचाई कार्य स्टार्ट किया था। बलबन ने नौरोज पद्धति को अपनाया, यानी जो नया दिवस होता है ईरानी परंपरा का, उसको अपनाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान रियासत नाम से नया विभाग की स्थापना की थी, जबकि जहांगीर के समय पर सर थॉमस रो आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यात्रियों के बताने का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले अलबरूनी आएगा, उसके बाद इब्न बतूता, ट्रिवेनियर तथा मनूचे।
नेक्स्ट है दस्तार बंदान किसे कहते थे, दस्तार बंदान तो ये उलेमा होते थे, दस्तार बंदान एक उलेमा होते थे जिन्हें दस्तार बंदन कहा जाता था। नेक्स्ट है शासकों का सही क्रम क्या है, तो सबसे पहले रजिया सुल्तान, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी और सबसे लास्ट में अकबर। नेक्स्ट सुमेलित करना है हमें। बहादुर शाह कहाँ का था, गुजरात का था। चांद बीबी कहाँ की थी, बीजापुर की। रजिया सुल्तान दिल्ली की शासका थी, जबकि बाज बहादुर मालवा का था। हमें घटनाओं का सही क्रम देखना है, तो कुतुब मीनार का निर्माण, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हुई थी, उसके बाद पुर्तगालियों का भारत आगमन होता है, और सबसे लास्ट में कृष्णदेव राय का शासन। नेक्स्ट है कि अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की। उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई 44 देश आते हैं, और कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील की दूरी चलकर पार की थी। तो ये कथन किसके बारे में है? पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा यात्री, सबसे बड़ा वह यात्री जिसका वर्णन ऊपर के अवतरण में दे रखा है, तो ये इब्न बतूता था, जो मोरक्को का निवासी था, जिसकी किताब है रेहला। नेक्स्ट हमें सुमेलित करना है। कृष्णदेव राय अमुक्त माल्याद, इन्होंने रचना की थी अमुक्त माल्याद की। महेंद्र बर्मन ने मत विलास प्रहसन लिखा है। भोजदेव ने सम्रांगढ़ सूतधार लिखा है, जबकि सोमेश्वर ने मानसोल्लास लिखा है। ठीक है, तो ये सभी सही से सुमेलित हो गए हैं। नेक्स्ट है सती प्रथा। बाल विवाह तथा जौहर प्रथा में से वह प्रथा जिसकी शुरुआत राजपूतों के द्वारा हुई थी, तो ये जौहर प्रथा थी। जौहर प्रथा ये होता था कि जब भी किसी राजपूत पुरुषों की जब मृत्यु हो जाती थी, उनकी पत्नियां उनसे परमिशन लेकर, यानी जब उन्हें लगता कि अब ये नहीं बचने वाले हैं किसी भी युद्ध की परिस्थिति में, तो वो अपने पतियों से पहले परमिशन ले लेती थी, और जिसके बाद वो सामूहिक रूप से खुद को आग के हवाले कर देती थी, जिसे जौहर प्रथा कहा जाता है। अगर आपने पद्मावत मूवी देखी है तो उससे आप समझ सकते हैं जौहर प्रथा हो किस तरीके से की जाती थी। नेक्स्ट है मालदर बसु, हेमचंद सूरी, पार्थ सारथी तथा सायण जैसे मध्यकालीन विद्वान लेखकों में से वह है जो जैन धर्म का अनुयायी था, तो इस समय से हेमचंद सूरी जैन धर्म से संबंध रखते थे। ये आपके लास्ट क्वेश्चन होंगे। सूची फर्स्ट को यहाँ पे सूची सेकंड से सुमेलित करना है। प्लासी का युद्ध आपका 1757 ईस्वी में हुआ। कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में। जबकि तराइन के दो युद्ध हुए थे, पहला 1191 में तथा दूसरा 1192 में। 1191 के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, जबकि तराइन के सेकंड युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। सेकंड फिर से हमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। अकबर ने आईने दहसाला का स्टार्ट कराया था। मोहम्मद तुगलक ने प्रतीक मुद्राएं टोकन करेंसी की शुरुआत कराई। इल्तुतमिश ने चहलगामी अमीर यानी दल चालीसा का स्थापना की थी। इसी प्रकार से शेषा सूरी ने सड़क आजम बनाई थी, ग्रांड ट्रंक रोड या जीटी रोड बनाया था। सबसे लास्ट पॉइंट है कि 13वीं और 14वीं शताब्दियों में से भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। किस चीज़ की? मक्के की खेती नहीं करता था, क्योंकि मक्का उस समय भारत में नहीं होता था। मक्का भारत में बाहर से आए हुए हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस थे। आपने ये टोटल मिला के अपने 4 वीडियो हैं सल्तनत काल से संबंधित। पहले वीडियो में आप थ्योरी के फैक्ट्स देखेंगे। उसके बाद पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 है ये आज का, जिसमें हम सल्तनत काल से संबंधित सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। इसमें 3 बुक्स का यूज़ किया गया है। सबसे पहले लूसेंट के सभी क्वेश्चंस देखे हैं, उसके बाद यूथ कंपटीशन टाइम्स के क्वेश्चन देखे हैं, और सबसे लास्ट में हमने घटनाचक्र पूर्वावलोकन के क्वेश्चन देखे हैं सल्तनत काल के टॉपिक पर। तो यहाँ से आपको सल्तनत काल से संबंधित सभी क्वेश्चन, सभी फैक्ट्स एक साथ मिल जा रहे हैं इन 4 वीडियो में। आप केवल ये 4 वीडियो देख जाइएगा, इसके बाहर आपको कुछ नहीं करना है। ये आपका कंप्रेहेंसिव कवरेज देता है सल्तनत काल के टॉपिक पे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करके जाइएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों से, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।